नमस्कार सभी को। अब हम सॉल्यूशन चैप्टर में थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। द लेक्चर इज ऑन वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को जानने से पहले हमें यह पता करना जरूरी है कि कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वेपराइजेशन के बेस पर कंपाउंड दो तरीके के होते हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। On the basis of vaporization, the compounds are broadly classified in two categories. One is volatile and other is non-volatile. Volatile और non-volatile का मतलब इससे बिल्कुल नहीं है कि जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए that is volatile, जो वेपर में कन्वर्ट ना हो non-volatile. Volatile और non-volatile का मतलब केवल इतने से है कि रूम टेम्परेचर पे अगर कोई भी कंपाउंड वेपर में कन्वर्ट होता है तो दैट कंपाउंड इज वोलेटाइल, और जो रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज नहीं होता वो कंपाउंड होता है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ऐसा नहीं कि नॉन वोलेटाइल कभी वेपर बनाएगा ही नहीं, वो वेपर बनाता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, वो वेपोराइज होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक, तो जो कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे वेपर बनाए सच कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, और जो रूम टेम्परेचर पे वेपर ना बनाए सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज नॉन वोलेटाइल। तो अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर मेनली किसके लिए है? वोलेटाइल कंपाउंड के लिए। अब हम बात करते हैं किसी भी वोलेटाइल कंपाउंड की। जैसे हमने कोई कंपाउंड ले लिया, ये वोलेटाइल कंपाउंड है, हमने कंटेनर क्लोज कर दिया। तो वोलेटाइल कंपाउंड एवापोरेट या वेपोराइजेशन में जाएगा। वेपोराइजेशन होता कहां से है? वेपोराइजेशन हमेशा सरफेस से होता है। सरफेस से होने का रीजन क्या है? क्योंकि सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी या उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल इज मोर देन दैट ऑफ बल्क मॉलिक्यूल और bottom molecule or the lower layer molecule. That's why evaporation takes place from the surface of liquid. अगर हम बात करें यहां पर वेपोराइजेशन की या इवापोरेशन की, तो पहले क्या होगा? लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेपोराइजेशन। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन, लेकिन लगातार ये प्रोसेस चलती नहीं रहती है। धीरे धीरे जब वेपोराइजेशन होगा तो वेपर बनती जाएंगी। ठीक, वेपर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि वेपर कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में। कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने से इनकी एनर्जी का लॉस होगा। एनर्जी का लॉस होगा तो वे कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो पहले वेपोराइजेशन फास्ट होता है, बाद में कंडेंसेशन। ठीक है, और एक स्टेट ऐसी आती है कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को ही हमको देखना है कि जब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाए तो उस कंडीशन पर लिक्विड की वेपर जब जो सरफेस पर प्रेशर लगाए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर? प्रेशर exerted by the vapors on the surface of liquid at a state of equilibrium between vaporization and condensation is called vapor pressure. So the pressure exerted by the vapors on its surface or on the surface of liquid at a state of equilibrium between वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर।
ठीक है। तो वोलाटाइल कंपाउंड पहले वेपर बनाता है, वेपर की जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वो वेपर आपस में कोलाइड करती है, कोलाइड होने के बाद उनकी एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस होने के बाद वो आ जाती है लिक्विड स्टेट में। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। तो एक स्टेट ऐसी आती है कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर जो लिक्विड की वेपर प्रेशर लगाए अपनी सरफेस पर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। तो प्रेशर exerted by the vapors on its surface at the state of equilibrium between condensation and vaporization is called as vapor pressure of that liquid। तो लिक्विड की वेपर्स लिक्विड की सरफेस पर प्रेशर लगाएं at a state of vaporization and at a state of equilibrium between vaporization and condensation is called as vapor pressure of that component, that volatile component। अब कौन कौन से फैक्टर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं उसकी बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर का वेपर प्रेशर का रिलेशन क्या है, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे सरफेस मॉलिक्यूल की एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी और वेपोराइजेशन ज्यादा होगा, ज्यादा वेपोराइजेशन होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड फैक्टर इज प्रेशर। देखिए प्रेशर जितना ज्यादा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या कोई भी प्रेशर जितना ज्यादा होगा लिक्विड की सरफेस पर, लिक्विड के मॉलिक्यूल आसानी से एवापोरेट नहीं हो पाएंगे। जब आसानी से एवापोरेट नहीं होंगे तो वेपोराइजेशन कम होगा और वेपोराइजेशन कम होगा, इसी वजह से वेपर प्रेशर कम होगा। आपने देखा होगा कि हाई एल्टीट्यूड यानी पहाड़ों पर बारिश बहुत जल्दी होती है। क्यों जल्दी होती है? क्योंकि जो रिवर वगैरह होती है उनमें वेपोराइजेशन फास्ट होता है। वेपोराइजेशन फास्ट होने का रीजन है जो हाई एल्टीट्यूड है वहां पर एयर डेंसिटी कम होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। इसी वजह से जो वाटर है रिवर का बहुत जल्दी वेपोराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर। थर्ड इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर or at the place of nature we can say intermolecular forces, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या रिलेशन है? जैसे हम ग्लिसरॉल ले लें, CH2OH, CHOH, CH2OH, इट इज ग्लिसरॉल। हम वाटर ले लें HOH और दिस इज वाटर, और हम एथेनॉल ले लें C2H5OH, एथेनॉल। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? ग्लिसरॉल में 3 प्लेस पर, वाटर में, और सबसे कम अल्कोहल में। अल्कोहल में कम इसलिए होती है क्योंकि जब ऑर्गेनिक पार्ट, कार्बन पार्ट बढ़ता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक पार्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होने की वजह से वो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में कम होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें? ग्लिसरॉल में, उसके बाद वाटर में, और सबसे कम एथेनॉल में। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा किसके हुए? ग्लिसरॉल के, फिर वाटर के, और सबसे कम एथेनॉल के। अब आप खुद ही देखिए, 1 लीटर आप ग्लिसरॉल ले लें, 1 लीटर वाटर ले लें और 1 लीटर इथाइल अल्कोहल ले लें, तीनों के कंटेनर आप ओपन कर दें, ग्लिसरॉल थोड़ा बहुत उड़ेगा, वाटर भी हो सकता है ग्लिसरॉल से ज्यादा उड़े, लेकिन अगर 10-12 घंटे हम एथेनॉल की बोतल खोल के रख दें तो उसका मोर देन 50% एवोपरेट हो जाएगा। क्यों हो जाता है एवोपरेट? क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। तो इसका मतलब यह हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे वेपोराइजेशन उतना कम होगा, और जितना कम वेपोराइजेशन होगा उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा। तो वी कैन से दैट वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
intermolecular forces. More will be the intermolecular forces between the particles of liquid, less will be the vapor pressure of that liquid. Next factor is surface area. सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है? आप ऐसा समझ लीजिए जैसे एक गिलास पानी गिलास में रखा हुआ है, ठीक है, 250 ml वाटर हमने ग्लास में ले लिया, वही 250 ml वाटर फर्श पे गिर जाए, ठीक है, आप फर्श पे गिरा दीजिए, जब फर्श पे गिरेगा तो वहां सरफेस एरिया उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ ग्लास, तो पानी फर्श से जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, ग्लास से उतनी जल्दी इवापोरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि फर्श का सरफेस एरिया ग्लास से ज्यादा होता है। और दूसरा, जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो कपड़े को एक्सपेंड करके डालते हैं जिससे कि उनका सरफेस एरिया ज्यादा हो, इवापोरेशन ज्यादा हो, कपड़े जल्दी सूख जाए। तो इसका मतलब हुआ सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपोराइजेशन, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा वेपोराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपोराइजेशन। And the most important point is addition of non-volatile solute. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि नॉन वोलाटाइल सल्यूट के एडिशन का क्या इफेक्ट होता है। एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट इन द volatile solvent, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी पॉइंट पर आगे के जैसे आपका राउल्स लॉ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसी पॉइंट पर बेस्ड है। ये पॉइंट अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो सोल्यूशन का लगभग 50% कंटेंट हमारे समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन वोलाटाइल सल्यूट के एडिशन से वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब ये समझ लीजिए जैसे हमारे पास यहां पर वाटर है, इट इज वोलाटाइल, वाटर इज वोलाटाइल, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर होगा P0 A, नॉट यूज करते हैं हम प्योर कंपोनेंट के लिए, ठीक है। हमने क्या किया फिर इसमें NaCl मिला दिया, सोडियम क्लोराइड, नॉन वोलाटाइल सल्यूट मिला दिया, सोडियम क्लोराइड नॉन वोलाटाइल सल्यूट है वो मिला दिया। अब हमने बना दिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जैसे ये डॉट जो बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड के लिए बना रहे हैं कि सपोज दैट जहां डॉट है ये सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल होगा, क्लोज ये भी है, यहां भी वाटर वेपराइज होगा, दैट इज P0, दैट इज PS, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या चेंजेस आए, PS ज्यादा होगा, P0 A ज्यादा होगा, दोनों बराबर होंगे, वो डिपेंड करता है इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। देखिए वाटर की बात करें तो वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो लगते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में लगती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल वाटर मॉलिक्यूल के पास है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। सोडियम क्लोराइड मिलाने के बाद क्या चेंज आया उसकी बात कर लें। सोडियम क्लोराइड मिलाने के बाद देखिए वाटर की बात करें, H बॉन्ड O बॉन्ड H, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। देखिए जो हाइड्रोजन आयन है इट इज सराउंडेड बाय Cl माइनस, इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय Cl माइनस,
और ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा Na पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल 4 आयन से, ठीक है, 1 वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 अपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, अब यहां पर जो अट्रैक्शन लगते हैं वो लगते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन which are stronger than हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्ट्रांग होते हैं। अब यहां देख लीजिए केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सोडियम क्लोराइड मिला दिया तो सोडियम और क्लोराइड आयन आयोनाइज होके क्लोराइड आयन हाइड्रोजन एटम से अट्रैक्ट होगा, ऑक्सीजन से सोडियम आयन अट्रैक्ट होगा क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। इस तरीके के जो अट्रैक्शन होते हैं उनको कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन। ये आपने क्लास 11th में पढ़े स्टेट्स ऑफ मैटर में। तो आयन डाइपोल अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने सोडियम क्लोराइड वाटर में मिला दिया तो यहां पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीज हुए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज हुए, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो हम कह सकते हैं यहां पर P0A इज मोर देन PS। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। तो प्योर सॉल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज्यादा होगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया की, कि सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ा। देखिए ये तो है सॉल्यूशन और ये हमने अज्यूम किया प्योर सॉल्वेंट। दिस इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की सरफेस पर सारे मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के ही हैं। सॉल्यूशन की सरफेस पर देखा जाए तो देखो कुछ सॉल्यूट है कुछ सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है और सॉल्वेंट वोलाटाइल है। तो जो वोलाटाइल है वो वेपर में जाएगा, नॉन वोलाटाइल वेपर में नहीं जाएगा। तो यहां पर अगर देखा जाए सॉल्वेंट के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल नहीं है। सॉल्वेंट के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ सरफेस सॉल्यूट पार्टिकल भी ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो जहां अब यहां पर जब सॉल्यूशन बनता है तो सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन ये डिक्रीज हो जाता है। उस वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वेपोराइजेशन जब कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू।